Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal। आज हम वॉइस का आगे टेस्ट करने जा रहे हैं। ये सेंटेंसेस हैं और ये उनके आंसर्स हैं। वर्क हार्ड, मेहनत करो टू गेट सक्सेस, कामयाबी पाने के लिए। तो ये क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आंसर्स लिखिए। तो मैं आंसर्स बता रही हूँ, आप बाद में चेक कर सकते हैं। वर्क हार्ड, मेहनत करो टू गेट सक्सेस, कामयाबी पाने के लिए। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव मतलब जो सीधा सीधा वर्ब से शुरू होता है, जिसका सब्जेक्ट दिया नहीं होता। अंडरस्टूड है। हम सामने वाले से बात करें, सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम मेहनत करो अगर कामयाबी पाना चाहते हो। तो अब इसमें क्या या किसको का जवाब नहीं है। वो वर्क करो, कैसे करो, मेहनत से करो। तो ये लेट से नहीं बनेगा। ये बनेगा यू आर एडवाइज्ड। ये हमें लगता है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं। तो यू आर एडवाइज्ड टू, ये हमको अपने पास से लिखना। उसके बाद ये सेंटेंस एज इट इज़ लिख देना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, उसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये बी की फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। आर दीज पीपल टू लोड दिस ट्रक। हम ये भी कर चुके कि इज एम आर के बाद जब इन्फिनेटिव आता है तो मतलब होता है कि ये काम अभी होना है। क्या इन लोगों ने लोड करना है इस ट्रक को। जैसे कोई लोग लाकर खड़े करते, हम कहते हैं क्या इन्होंने ट्रक को लोड करना है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, लोड करना है किसको, दिस ट्रक। अब ट्रक तो एक ही है, तो इज़ ये यहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शक्ल चेंज हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं। आपको किसी भी चीज़ की जगह नहीं चेंज करनी है, हाँ उनकी शक्ल चेंज कर सकते हैं आप। जैसे सब्जेक्ट की जगह नया सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज किए बिना वॉइस कभी भी चेंज नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स बताने के बावजूद भी उसी सब्जेक्ट को यूज़ वहीं रहने देते हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, जिसने काम करना है, और पैसिव वॉइस में कौन होता है, जिस पर काम का असर हो रहा है। तो वो दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते। ट्रक, दीज पीपल की जगह क्या आएगा, दिस ट्रक। पहले आप सब्जेक्ट को देखो, फिर डिसाइड करो कि अब यहाँ क्या आएगा। तो अब हमारा सब्जेक्ट ट्रक है, तो आर का क्या हो गया, इज। इज दिस ट्रक, अब यहाँ पैसिव वॉइस बनेगा टू बी लोडेड। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस, टू बी लोडेड बाय दीज पीपल। क्या ये ट्रक इन लोगों ने लोड करना है। मतलब जैसे मान लिया कोई बहुत कमज़ोर या मरियल से लोग हैं, तो हम कहते हैं क्या ये ट्रक इन लोगों ने लोड करना है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हम रोज़ बोलते हैं। आम जो हमारी ज़िंदगी है ना, जैसे हम कहते हैं कि क्या ब्रेड लानी है और कुछ लाना है, तो ये सब इसी पैटर्न पर बनते हैं। डज शी लाइक हर नेबर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या वह अपने पड़ोसी को पसंद करती है। तो पसंद करती है किसको, हर नेबर। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखो। अब डू डज डिड और बी की आपस में बनती नहीं है, तो पैसिव वॉइस में डू डज डिड नहीं आएगा। डू डज की जगह इज एम आर और डिड की जगह वॉज वर आता है। तो इज़ हर नेबर। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने क्या देखा, दो दो बी की फॉर्म्स लगाते हैं। इज़ हर नेबर, यहाँ पर बी लगा देते हैं, बीइंग। हमको एक बी की फॉर्म लगानी है, वो हमने डज को निकाल कर लगा दी। इज़, बस हो गया हमारा काम। हमको और बी की फॉर्म नहीं लगानी। इज़ हर नेबर, उसके बाद थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय हर। डोंट क्वारल विद एनीबडी, किसी के साथ झगड़ा मत करो। इट विल अफेक्ट योर इमेज, ये तुम्हारी इमेज को खराब कर देगा। ओके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेंटेंस शायद मैंने पिछली किसी क्लास में किए हैं, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। अगर पता नहीं, अब आई एम नॉट श्योर, कोई बात नहीं। डोंट क्वारल विद एनीबडी। अब क्वारल, क्या, किसको, कोई जवाब नहीं है, तो इसका भी लेट से नहीं बनेगा। यू आर एडवाइज्ड, तुमको सलाह दी जाती है। डोंट का क्या हो जाएगा, नॉट टू। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, टू पहले लिखते हैं, नॉट बाद में लिखते हैं। टू हमेशा वर्ब के बिल्कुल साथ में रहना चाहिए, नॉट पहले आना चाहिए। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, टू के बाद हमें मालूम है फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बन गया पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू क्वारल विद एनीबडी। इट विल अफेक्ट, ये बुरा असर डालेगा किस पर, योर इमेज। तो योर इमेज विल बी अफेक्टेड बाय इट नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं ना, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कॉल विद एनीबडी, योर इमेज विल बी अफेक्टेड। हैज़ योर फादर एवर थैंक्ड योर मदर,
क्या तुम्हारे पिता ने कभी धन्यवाद दिया है तुम्हारी माता जी को? माता जी जो होती हैं बहुत काम करती हैं, उनकी ड्यूटी 365 दिन होती है। पिताजी को तो फिर भी ऑफ मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि पिताजी मेहनत नहीं करते या पिताजी की लाइफ आसान है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो माँ का काम होता है उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि वो घर पे रहती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रही। ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि पैसे कमाने का काम, जो बाहर जाता है पैसे कमाता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप देखिए, रात को 12 बजे मेहमान आएगा तो बेचारी घर की लेडीज़ ही उठेंगी, वही सारा काम करेंगी। माना कि ये उनकी ड्यूटी बनती है, लेकिन फिर भी आप जो बाकी लोग हैं वो भी मतलब उनकी हेल्प कर सकते हैं, करते भी होंगे शायद कुछ फैमिलीज़ में, ऐसा नहीं है। हमें हर उस शख्स को धन्यवाद देना चाहिए जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है, बेहतर बनाता है, भले ही कोई भी हो। जो हमारे घर में काम करने आती हैं, हमें तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम ऑल्सो, क्योंकि अगर वो ना आए, भले ही वो काम के पैसे लेते हैं, लेकिन अगर वो ना आए तो हम शायद वो सारे काम ना कर पाएँ, वो ना बन पाएँ जो हम बन जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें टाइम मिल जाता है। सो पूरी यूनिवर्स में जो जो हमारे काम आए, हम अपने मोबाइल को भी थैंक यू दे सकते हैं, हम इस वीडियो को भी थैंक यू दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारी नॉलेज बढ़ रही है घर बैठे बिठाए। हम हर चीज़ को धन्यवाद दे सकते हैं और देना चाहिए। एनीवे, सो हैज़ योर फादर एवर थैंक्ड योर मदर? मदर भी थैंक्स कर सकती हैं फादर का, ऐसा नहीं है कि फादर डिज़र्व नहीं करते थैंक्स को, वो भी करते हैं। तो क्या तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हारी माताजी को धन्यवाद दिया है? अब धन्यवाद दिया किसको? योर मदर। अब मदर भी एक है। हम अक्सर योर को देखकर धोखा खाते हैं और यहाँ हैव लगा देते हैं। अब आप देखो ना, मैंने भी योर के साथ हैज़ ही लगा रखा है, क्योंकि इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं। हमारा सब्जेक्ट तो ये है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ हैज़ आएगा या हैव आएगा। सो हैज़ योर मदर एवर, एवर यहीं पर आएगा सब्जेक्ट के बाद। बीन, हमने बी की फॉर्म लगानी है ना, हम कई बार अंदर जाकर भूल जाते हैं कौन सी बी की फॉर्म लगानी है, तो 1 मिनट के लिए बाहर आओ। हैज़ बीन होता है, हैज़ इज़ नहीं होता, हैज़ वॉज नहीं होता, हैज़ बी नहीं होता, हैज़ बीन होता है। सो हैज़ योर मदर एवर बीन। हैज़ है वाले सेंटेंस में तो परेशान होने नहीं, क्योंकि ये हैज़ है वाले सेंटेंस में तो आपको पहले से ही थर्ड फॉर्म दी होती है। सो हैज़ योर मदर एवर बीन थैंक्ड बाय योर फादर? इज़ शी टू कुक अ न्यू डिश? क्या उसने एक नया डिश बनाना है फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए? अब ये देखो, ये यही वाला है कि करना है कोई काम, तो उसने बनाना है क्या? अ न्यू डिश। सो इज़ अ न्यू डिश टू बी कुकड फॉर हर चिल्ड्रन बाय हर, या बाय हर फॉर हर चिल्ड्रन, दोनों तरीके से लिख सकते हो। इज़ अ न्यू डिश टू बी कुकड बाय हर फॉर हर चिल्ड्रन, या कुकड फॉर हर चिल्ड्रन बाय हर, दोनों तरीके से ठीक है। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिलती जा रही होगी, आपको क्लियर होता जा रहा होगा। मैं सच कह रही हूँ, अगर आप मेहनत करो, लगन से करो, मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस टेस्ट डालूंगी, तो आप बिना किसी टीचर की हेल्प के भी बेसिक्स बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, खुद अपने आंसर्स लिख सकते हो। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं स्कूल्स में, वो ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो कहीं से कोई भी कुछ भी उठाकर दे सकते हैं, और दे वांट टू चेक योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। सो आप, हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि हमें कहीं भी कोई भी कुछ भी लिखने के लिए कहे तो हम अपने आप लिख सकें। उसके लिए केवल प्रैक्टिस चाहिए और सिंसियरिटी चाहिए। तो अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस करोगे तो आप काफ़ी हद तक इंग्लिश अपने आप सीख सकते हो। स्पीकिंग के लिए थोड़ा सा ये है कि अगर आपके आसपास फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, नहीं तो कोई क्लास अटेंड कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।